कि ये जो सारा गेम चल रहा है वहाँ पर हाथरस के अंदर, देश के मीडिया के कुछ बड़े चैनल्स वहाँ जा कर के सद्भावना नहीं फैला रहे। वो क्या कर रहे हैं कि एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को भड़का करके और अपनी रोटियां सेक रहे हैं। मैं तो योगी सरकार से चाहता हूं कि इस घटना से संबंधित प्रत्येक व्यक्ति का नार्को टेस्ट होना चाहिए। अब दलित के नाम पे जो राजनीति कर रहे हैं, आज स्टिंग ऑपरेशन सामने आया है, उस स्टिंग ऑपरेशन में क्या पता लगा है, दंगा भड़काने की साजिश कर रहे थे। खुद कांग्रेस के नेता हैं शिवराज जीवन वाल्मीकि, उन्होंने कैमरे पे बात कही है कि 2 लोग उस साइड से मर जाए, 2 लोग इस साइड से मर जाए तो इनकी राजनीतिक रोटियां सिक जाएंगी। इसमें दुनिया भर के संगठन खड़े होकर के यहाँ समाज को तोड़ने में लगे हुए। देखिए, निर्दोष फंसे नहीं और दोषी बचे नहीं, इस आधार पर न्याय होना चाहिए। खेतों में घूम रहे, वहाँ पे जो खेतों की मेड़ होती है ना, वो उन पे घूम रहे। इन्होंने आज तक खेतों की शक्ल तो देखी नहीं है, लेकिन अपनी राजनीति चमकाने के लिए वहाँ खेतों को देखने चले जाते हैं। ये कुछ पॉलिटिकल एजेंडा चलाने वाले लोग इस देश के अंदर मौजूद हैं और प्रार्थना जी बच नहीं सकते वे कि जहाँ तेरी ये नज़र है। तो योगी जी भी कह रहे हैं कि हमें उसकी खबर है, तो हमें उसकी पूरी खबर है कि भाई तुम हम बॉलीवुड वालों की जांच मत करवाओ, नहीं तो हम भी तुम्हारी जहाँ बीजेपी की सरकार है तुम्हें घेरेंगे हम। ये इनडायरेक्टली इनसे ये कहना चाह रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रार्थना शर्मा और आप देख रहे हैं खबर इंडिया। बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मनजीत सिंह जी। मनजीत जी, जिस तरह से ईडी ने बड़ा दावा किया है कि हाथरस में जो है दंगा भड़काने के लिए मॉरिशस से 50 करोड़ तक की फंडिंग हुई थी, इसको किस तरह से देखते हैं, जबकि जो विपक्ष है उन्होंने भी लगातार अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश की हैं? देखिए प्रार्थना जी, बात ऐसी है कि ये जो सारा गेम चल रहा है वहाँ पर हाथरस के अंदर, देश के मीडिया के कुछ बड़े चैनल्स वहाँ जा कर के सद्भावना नहीं फैला रहे। उनका काम सद्भावना फैलाना होना चाहिए। वो क्या कर रहे हैं कि एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को भड़का करके और अपनी रोटियां सेक रहे हैं और एजेंडाधारी पत्रकारिता इस देश में चल रही है। और मुझे तो कभी कभी ये लगता है, कभी मुझे लगता है कि इस देश की मीडिया भी कभी इस देश के लिए खतरा बन जाएगी। इनका काम ये थोड़ी था एजेंडाधारी पत्रकारिता करना। और जहाँ तक बात है हाथरस में जिस बेटी के साथ हुआ, हम चाहते हैं कि जिसने भी उसके साथ गलत किया है ना, मैं तो योगी सरकार से चाहता हूँ कि इस घटना से संबंधित प्रत्येक व्यक्ति का नार्को टेस्ट होना चाहिए। और नार्को टेस्ट भी 2 तरीके का होता है, ब्रेन मैपिंग टेस्ट और उसके अंदर पॉलीग्राफ टेस्ट। हमको चाहिए पॉलीग्राफ टेस्ट, क्योंकि ब्रेन मैपिंग टेस्ट की इतनी एक्यूरेसी नहीं होती, उसका रिजल्ट इतना एग्जैक्ट नहीं रहता है। और अगर योगी सरकार हमारी मांग मान ले तो लाई डिटेक्टर टेस्ट भी कर ले, पॉलीग्राफ भी कर ले। क्योंकि इसका एक घटना हुई है हरियाणा में, सुमपेड़ नाम का एक गांव है, बल्लभगढ़ से आगे पड़ता हरियाणा में। उस गांव के अंदर भी एक दलित परिवार के साथ ऐसा ही हुआ है, जो छोटे छोटे बच्चों को मार दिया। और बाद में राहुल गांधी भी वहाँ चले गए, वहाँ प्रकाश करात भी चले गए, वहाँ पे जो है वृंदा करात गई थी, और असदुद्दीन ओवैसी भी चले गए, वहाँ पे आशुतोष भी चले गए, पूरा हल्ला मचा दिया। उसका आरोप भी वहाँ इसी तरीके से राजपूत परिवारों पे लगाया गया था। लेकिन बाद में क्या निकला? बाद में निकला कि जो है उस बंदे ने खुद अपने बच्चों को मारने का आरोप उस पर लगा। सीबीआई ने जांच करी उसकी। और मैं आपको बता दूं प्रार्थना जी, राहुल गांधी भी वहाँ गए थे। मैं आपसे पूछता हूँ, अभी माफ़ी मांगेंगे क्या उस चीज़ के लिए जो सुमपेड़ में घटना हुई थी 2015 के अंदर, और उसमें ज़बरदस्ती दूसरों पर आरोप लगाते फिर रहे थे? और मैं बता दूँ, मैं तो चाहता हूँ ये समाज जुड़े। देखिए, एक चीज़ है, एक कहावत है, ये दुष्यंत कुमार जी की मैं सुनाता हूँ कि हो गई है पीर पराई सी, अब तो इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। और तेरे सीने में ना सही तो मेरे सीने में सही, और मेरे सीने में ना सही तो तेरे सीने में सही हो, आग कहीं भी आग जलनी चाहिए। और हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है, मैं चाहता हूँ ये सूरत बदलनी चाहिए, तो सूरत बदलनी चाहिए। अब दलित के नाम पे जो राजनीति कर रहे हैं, आज स्टिंग ऑपरेशन सामने आया है, उस स्टिंग ऑपरेशन में क्या पता लगा है, दंगा भड़काने की साजिश कर रहे थे। और खुद कांग्रेस के नेता हैं शिवराज जीवन वाल्मीकि, उन्होंने कैमरे पे बात कही है कि 2 लोग उस साइड से मर जाएं, 2 लोग इस साइड से मर जाएं तो इनकी राजनीतिक रोटियां सिक जाएंगी। इसमें तो ये काम इस काम के लिए बने हुए हो भाई साहब। आपको सदियां याद रखेंगी किस काम के लिए हो आप। समाज को जोड़ने में तो अगर जीवन भी चला जाए तो वो भी थोड़ा है। हमारे महापुरुषों ने तो अपना जीवन खर्च कर दिया। डॉक्टर अम्बेडकर ने समाज में समानता लाने के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया। डॉक्टर अम्बेडकर को इन कांग्रेसियों से पूछना चाहिए, राहुल गांधी से पूछना चाहिए, आपने, क्योंकि उसका जो सपना था डॉक्टर अम्बेडकर का सपना था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, खुद डॉक्टर अम्बेडकर लिख के गए हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये नीति निर्देशक सिद्धांत के अंदर खुद लिख के गए संविधान में कि ये आना चाहिए। ये डॉक्टर अम्बेडकर लिख के गए, यानी कि सबके लिए समान कानून, इसे कहते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो क्यों नहीं समर्थन करते राहुल गांधी जी? अम्बेडकर जी का सपना था ये तो। और मैं ये भी पूछना चाहता हूँ, डॉक्टर अम्बेडकर, तुमने पार्टी से उनको बाहर कर दिया तो 1952 में उन्होंने
आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे इलेक्शन लड़ा था, कांग्रेस के एक नारायण करबोलकर के सामने लड़ा था, एक साधारण से उम्मीदवार के सामने, और वो हारे भी थे। सारी कांग्रेस ने अपनी सारी ताकत लगवा करके डॉक्टर अम्बेडकर को हरवाया था महाराष्ट्र में। ये बॉम्बे सेंट्रल वेस्ट से उन्होंने इलेक्शन लड़ा था। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ प्रार्थना जी, डॉक्टर अम्बेडकर को भारत रत्न किसने दिया? बताइए किसने दिया? डॉक्टर अम्बेडकर को भारत रत्न कांग्रेस ने नहीं दिया। डॉक्टर अम्बेडकर को भारत रत्न मिला 31 मार्च 1990 को, जब चंद्रशेखर भारत के प्रधानमंत्री थे। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी की सिफारिश पर उन्होंने रिकमेंडेशन दी थी, उनकी रिकमेंडेशन पे डॉक्टर अम्बेडकर को भारत रत्न मिला है। सबसे हाईली क्वालिफाइड पर्सन थे हिंदुस्तान के। उनका सपना था समाज एक हो, टूटे नहीं जुड़े। राहुल गांधी जी सुन लें, स्टडी कर लें, कहीं पे भी जा कर के कभी आरएसएस पे आरोप लगा रहे हैं जी, उस पर गांधी हत्या का, उसका जो मानहानि का केस, 7 केस हैं, उनके नॉमिनेशन पढ़ लीजिए राहुल गांधी का, उसमें जो है 7 केस लगे हुए हैं राहुल गांधी के ऊपर। तो ये अलग अलग जो लगवाना चाहते तो एक आध केस और लगवा लें, एक FIR और हो जाएगी उनके ऊपर, रोज़ नए केस लगेंगे। अरे भैया ये काम के लिए हो, आप मुद्दे उठाओ, देश के जनता के मुद्दे उठाओ। मुद्दे कम है क्या इस देश में? पार्लियामेंट में उठाओ, सड़क पे उठाओ। समाज को तोड़ करके क्यों आप आगे बढ़ना चाहते हो? ये कौन सा तरीका? अब जो कुछ हुआ है वहाँ पर, CBI की निष्पक्ष जाँच हम चाहते हैं। हम चाहते हैं CBI निष्पक्ष जाँच करे। अब देखो CBI की ताकत कहाँ लगी हुई? मुंबई के अंदर सुशांत सिंह राजपूत के केस में ED भी वहाँ लगी हुई थी। अब देखो ED को फॉरेन फंडिंग की जांच करनी पड़ रही है, विदेशों से फंडिंग आ रही है, दुनिया भर के संगठन खड़े होकर के यहाँ समाज को तोड़ने में लगे हुए हैं। और वो जो DM जा करके वहाँ ये समझा रहा था परिवार को, भैया देखो बात ऐसी है कि ये मीडिया वाले तो चले जाएंगे यहाँ से, तुम्हें यहाँ ज़िंदगी भर रहना है इन लोगों के बीच में। हाँ, पर एक चीज़ मैं कहूँगा, ठीक है, जब कोई घटना होती है तो वहाँ इतना पुलिस बल होता है, मीडिया वालों ने कितनी बदतमीजियाँ की है वहाँ पे पुलिस वालों से, वो बेचारे अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। अब मान लीजिए मैं पूछता हूँ, कोई पुलिस वाला ड्यूटी कर रहा है जी, मेरे को आदेश हैं और मैं आगे नहीं जाने दे सकता, जब भी ज़बरदस्ती माइक घुसेड़ करके उनको मुँह में बुलवा रहे हैं उनसे। अरे भैया नौकरी कर रहा है भाई, वो अपनी वो नौकरी छोड़ दे, अपनी त्याग पत्र दे दे, हैं, उसको जो आदेश है उसका पालन कर रहा है। और दूसरी बात ये है इसमें, देखिए क्या है ना, ये जो सारा गेम है वहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं। अब चौधरी अजीत सिंह के जो बेटे हैं जयंत चौधरी, वो कुछ लोगों के साथ में वहाँ गए तो उन पर पुलिस ने लाठियाँ भांजी, तो वो गलत है। उसके लिए तो मैं योगी सरकार से चाहूँगा कि उन पुलिस वालों को जिसने भी आदेश दिया उनको तो सस्पेंड कर दो। ठीक है, कोई व्यक्ति जाता है चाहे वो राजनीतिक कारणों से ही जाता है, तो ऐसे पुलिस जो है किसी के साथ में बर्बरता नहीं कर सकती। ये तो गलत है, इसको तो मैं गलत मानता हूँ। और अगर वहाँ पे जो जिस प्रकार से दाह संस्कार किया है उसको भी हम गलत मानते हैं। इसके लिए योगी सरकार ने एक्शन लिया है, SSP SP और वहाँ के कई बड़े सीनियर अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है, तो ये बहुत बड़ी बात हुई है। इसी प्रकार से हरियाणा के सुमपेड़ में भी ऐसे ही हरियाणा के मुख्यमंत्री ने सस्पेंड किया था, लेकिन जब बाद में पता लगा भाई वो तो खुद ही मारे, उन्होंने तो बहाल भी करना पड़ गया, क्योंकि भाई निर्दोष होगा तो कोर्ट बहाल कर देगा, तुम नहीं करोगे तो उसको। और जहाँ तक बात है इस सारे मामले में, देखिए दुनिया भर के लोग वहाँ पहुँच गए, ये सारे लोग पालघर क्यों नहीं गए? आप बताइए मुझे, इनमें से एक भी आदमी पालघर में शक्ल दिखाने भी वहाँ पे गया हो? ये सारे लोग जो है देश में कहीं और कोई ये कश्मीरी पंडितों के साथ में इतना कुछ हुआ आज तक बताइए कहीं खड़े हुए हों तो ये जा कर के किसी जगह पे मुझे बताओ। इनका जो ये सिलेक्टिविज्म है ना, ये कि भाई हम तो कुछ चीज़ों को पकड़ेंगे और बाकी चीज़ों को छोड़ देंगे। अरे भैया इंसानियत तो इंसान के आधार पे आप निर्णय कीजिए। आपने ऐसे क्यों देखते हो कि भाई यहाँ जाना वहाँ नहीं? मैं कह रहा हूँ वो इस देश की बेटी है, मनीषा इस देश की बेटी है। मैं कह रहा हूँ उसके कातिलों को मैं तो योगी सरकार से चाहता हूँ कि लाई डिटेक्टर टेस्ट और जो ये टेस्ट होना नार्को टेस्ट, इसमें जो भी मुजरिम निकले उसको इतनी सख्त सज़ा दो कि ताकि समाज के लिए एक नज़ीर बन जाए, लेकिन उसमें होना चाहिए सत्य के आधार पे। देखिए निर्दोष फंसे नहीं और दोषी बचे नहीं, इस आधार पर न्याय होना चाहिए। हमारे देश में तो जो राजा महाराजा हुआ करते थे उनको कहते थे न्यायप्रिय राजा। हमारे देश में सत्यप्रिय राजा होते थे, जैसे कि हमारे देश में राजा हरिश्चंद्र हुए, महाराज जो है भगवान राम हुए, कृष्ण जी हुए, तो वो क्या थे? वो एक न्यायप्रिय राजा थे, यानी कि जो है जिसका जितना उसका उतना उसको दे दिया जाए, झूठा आरोप किसी पे ना लगे। और जो झूठे आरोप लगते हैं एजेंडाधारी, पता विदेशों से कितनी फंडिंग आती है, NIA को जांच करनी पड़ेगी। आपको मैं बता दूं कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो है UAE, वहाँ से जो मैं कह रहा हूँ हिंदुस्तान में जहाँ भी दंगा होता है वहाँ दुबई से कॉल पकड़े जाते हैं। भाई कारण क्या है इसके पीछे का? जांच होनी चाहिए इस बात पर।
अब देखिए तबलीगी जमात वालों को के लिए भी जो है यूएई की गवर्नमेंट भी समर्थन मार रही थी और 50 चीज़ें हो रही थी उसके चीज़ में। अब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट उसमें जो विदेशों से फंडिंग आ रही है उसकी जांच कर रही है। तो भाई ये क्यों हो रहा है? फेमा का कानून है हिंदुस्तान में, बहुत सख्त कानून है। विदेश से फंडिंग लेने के लिए फेमा का कानून होता है। वो फेमा के कानून में एक बार फंस गए ना ये जो सोच रहे हैं कि भाई फंडिंग लेकर हम कुछ भी कर लेंगे। हरियाणा में भी एक जगह पे कोई सलमान नाम का लड़का था और वो दुबई से फंडिंग लेकर के आया था और एनआईए ने उसकी जांच करी थी। 50 जगह पे ऐसे केस पकड़े गए और ये सारी लॉबी वहीं इकट्ठी हो जाती है। खेतों में घूम रहे हैं, वहाँ पे जो खेतों की मेड़ होती है ना वो उन पे घूम रहे हैं। इन्होंने आज तक खेतों की शक्ल तो देखी नहीं है, लेकिन अपनी राजनीति चमकाने के लिए वहाँ खेतों को देखने चले जाते हैं। ये मैं पूरे विश्वास साथ कहता हूँ कि जो ये बरखा दत्त और एंड पार्टी और ये आशुतोष गए हैं ना, जिस खेत में से निकल रहे थे, बता दें खेत में कौन सी फसल का नाम नहीं बता सकते। इनको ये पता नहीं है कौन सी फसल है ये, इस बात की जानकारी नहीं है इन लोगों को। और जहाँ तक बात है ये बात करते हैं इस चीज़ की, अरे भैया तुम लोगों ने, मैं इनसे पूछता हूँ ये वहाँ खेतों में घूम रहे, उनकी बात कर रहे हैं वहाँ के आम लोगों की। इन्होंने चौधरी चरण सिंह और लाल बहादुर शास्त्री इस देश के किसानों के बेटे प्रधानमंत्री बने थे इस देश में, उनके लिए आज तक भारत रत्न की मांग करी है इन्होंने। भाई लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया, चौधरी चरण सिंह तो भारत के सबसे ईमानदार प्रधानमंत्री थे। और बता दूं एक खास बात और, चौधरी चरण सिंह और लाल बहादुर शास्त्री दोनों आर्य समाजी थे और इनका जीवन बिल्कुल निर्लिप्त जीवन था। देखो सुब्रमण्यम स्वामी जी ने तो, चौधरी चरण सिंह ने जो पुस्तक लिखी थी ना, उस पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को लेकर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में लगवा दी थी। इतना बड़ा काम किया था और वो तो हाईली क्वालिफाइड पर्सन थे, भारत के प्रधानमंत्री बने। चौधरी चरण सिंह भारत के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, भारत के गृह मंत्री, भारत के फाइनेंस मिनिस्टर, यूपी के चीफ मिनिस्टर 2 बार। तो क्यों उनको इतना प्यार मिला जनता का बताइए? क्योंकि मास लीडर थे। और दिल्ली में जो अब तक की सबसे बड़ी रैली हुई है ना, जिसको सबसे बड़ी रैली का रिकॉर्ड 1978 में, वो रैली का रिकॉर्ड चौधरी चरण सिंह के नाम पर है। इसका मतलब क्या है कि लोग खिंचे चले आते थे, जैसे कहते हैं ना भी जिसका आकर्षण होता ना वहाँ पे चले आते हैं। और ये लोग इन चीज़ों को करते हैं। भैया हमारा तो देखो, हालांकि तुम कहोगे फिल्मी गीत सुना रहे हो, हमारा जो कल्चर है ना, कहते हैं सबको गले लगाना, अपने कल्चर की है आदत। और भैया सबको मिला के रखो, स्वैग से करेंगे, सबका स्वागत, सबके लिए लड़ेंगे हम तो। जो भी गलत करेगा सबके लिए लड़ेंगे। मैं तो ये चाहता हूँ डॉक्टर अम्बेडकर के जो सपने हैं कि सारा समाज जो है उसको समान नागरिक संहिता होनी चाहिए, तो डॉक्टर अम्बेडकर का तो फिर ये भी सपना था कि जो पाकिस्तान में हिंदू हैं, जो ज़्यादातर दलित समाज के हैं, उनके लिए इन्होंने आवाज़ उठाई। मैं आपसे पूछता हूँ, सीएए का कानून आया, शाहीन बाग में दुनिया भर के लोग बैठे हुए थे, तो इन लोगों को ये सोचना चाहिए था भाई ये क्या है। पंडित नेहरू ने वादा किया था, महात्मा गांधी ने वादा किया था। 7 अगस्त 1947 को महात्मा गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी लाहौर के अंदर, उसके अंदर वादा किया था कि भाई जो कोई यहाँ से वहाँ जाना चाहे वो रह सकता है। लियाकत नेहरू समझौता हुआ था, तो उसको भूल गए आप लोग। दलितों के साथ, मैं दलितों का मामला बता रहा हूँ कि जो वहाँ पे रह गए, और जो वाल्मीकियों के साथ में अत्याचार हो रहा था जम्मू और कश्मीर के अंदर, जो धारा 370 हटा करके उस अत्याचार को बंद किया है, इक्वल किया गया है। अरे भैया इस देश के, मैं कह रहा हूँ जो आम जन जीवन है ना भैया, उनका स्तर उठाइए और ये मार्केटिंग मत कीजिए। अगर सेवा ही करनी है तो फिर कैमरे पे क्यों दिखा रहे हो तुम लोग? सर एक सवाल खड़ा होता है, जिस तरह से वाल्मीकियों पर जो है विपक्ष ने पूरे राजनीति रोटी सेकने की कोशिश की गई और मोदी सरकार और योगी सरकार को इंटरनेशनल वे पर जो है बदनाम करने की कोशिश की गई। बात करें शिवराज जीवन की, जो कांग्रेस में राहुल गांधी के बड़े करीबी कहा जाते हैं, अब जो है उनके ऊपर एक खुलासा सामने है जिसमें उन्होंने मारपीट की एफआईआर को जो है गैंग रेप में बदला। उन्होंने प्रेशराइज किया और उसे गैंग रेप में बदला और उसके बाद अब जो है उन पर एफआईआर दर्ज हो गई है, लेकिन अब वो जो है उत्तर प्रदेश में फरार पाए गए हैं। किस तरह से देखें इसे, क्या कहेंगे? देखिए मैं यही कहूँगा कि जो भी दोषी पाया जाता है, कुछ पॉलिटिकल एजेंडा चलाने वाले लोग इस देश के अंदर मौजूद हैं और प्रार्थना जी बच नहीं सकते। वे सोचते हैं कि भाई वो बच जाएंगे। देखिए नज़रों में रहते हैं सब। एक सॉन्ग था अमिताभ बच्चन का, सारा ज़माना, और जो है किसका है, जो सच्चाई का दीवाना। तो नज़र जहाँ, फिर से याद आ गया मुझे कि जहाँ तेरी ये नज़र है, तो योगी जी भी कह रहे हैं कि हमें उसकी खबर है, तो हमें उसकी पूरी खबर है। और जहाँ तक मैं बता दूँ कि भाई तुम कुछ लोगों को अपने साथ मिला, पता बॉलीवुड के लोग ट्वीट कर रहे हैं हाथरस के मामले में। माधुरी दीक्षित का ट्वीट आया, पता ये इनडायरेक्टली ये मैसेज देना चाह रहे हैं यहाँ की सरकार को कि भाई तुम हम बॉलीवुड वालों की जांच मत करवाओ, नहीं तो हम भी तुम्हें, तुम्हारी जहाँ बीजेपी की सरकार है तुम्हें घेरेंगे हम। ये इनडायरेक्टली इनसे ये कहना चाह रहे हैं।